नहीं बताता है कि यहाँ से किराया कितना लगता है, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, देहरादून से, तो वो चीज़ उनको कंफर्म नहीं होती है। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप तुंगनाथ आना चाहते हैं तो आपको तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे, मैं चोपता तुंगनाथ गया हुआ था। तो अभी मैं वहाँ से वापस घर जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जब चोपता आ रहा था तो मेरे को आने में काफ़ी रात हो गया था। तो रात होते ही मैं आपको पूरा रास्ता अच्छे से नहीं दिखा पाया था। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चोपता से और हमारे घर तक का ट्रैक कैसा है, या आगे देहरादून ऋषिकेश तक का ट्रैक कैसे करना है। तो बने रहे वीडियो में। बाकी देखिए यहाँ चोपता में कितने खूबसूरत ये बुरांस के पेड़ हो रखे हैं, इतना अच्छा लग रहा है देख के ही, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो कुछ ऐसा कि चोपता कल हम यहीं रुके थे, जो फर्स्ट वाला वो लॉज दिख रहा होगा सामने पे। और बाकी ये है पूरा चोपता। इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। हमारे रुद्रप्रयाग की तो कुछ बात ही अलग है, क्योंकि देखिए जब आप अप्रैल और मार्च के टाइम पे यहाँ आते हैं तो यहाँ इसे कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। तो आपको आपके स्वागत के लिए देखिए ये खूबसूरत से बुरांस के पेड़ हमेशा ऐसे खड़े मिलेंगे आपको। अप्रैल और मई के टाइम पे या मार्च के टाइम पे आते हैं ऐसे खूबसूरत बुरांसों के पेड़ से अगर आप बीच आप जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये माहौल बन जाता है, काफ़ी गजब का ये माहौल बन जाता है। तो वाह, मुझे ही इतना प्यारा लग रहा है, तो सोचिए आप लोग अगर बाहर से आते हैं तो आपको कितना प्यारा लगेगा। तो जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ का नाम कहते हैं बनिया कुंड। तो यहाँ पे बनिया कुंड है, तो यहाँ पे भी आपको रहने खाने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, और घूमने के लिए भी आप पे बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं जब पहली बार बर्फ़ में आया था तो मैं यहीं तक आया था, क्योंकि ऊपर गाड़ी नहीं जा रही थी, फिसलन बहुत हो रही थी बर्फ़ में। तो तब हम यहीं पे आए थे, यहीं पे घूमे थे हम। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं मक्कू बैंड। तो ये वाली जो रोड आपको दिख रही होगी, तो ये मक्कू होकर जाती है, मक्कू परकंडी होकर, और मुझे इस नीचे वाली रोड पे जाते हैं। ये जानी है सीधे यहाँ से ऊखीमठ के लिए। तो मुझे ऊखीमठ पे जाना है। मक्कू होकर भी आप जा सकते हैं, भीरी आती है वो, मैं बताऊँगा आपको आगे कहाँ पर वो रोड आती है। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं मस्तूरा में। तो ये वाली रोड जो आपको दिख रही है, तो ये जाती है सीधे देवरिया ताल के लिए। आगे सारी गांव है, और वहां से आपको 2 या 2.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक ऊपर करना है। वहाँ देवरिया ताल देखने को मिलेगा आपको। तो जिस दिन टाइम लगेगा तो हम भी जाएंगे। बाकी मुझे इसी रोड पर सीधे निकलना है अपने घर के लिए। तो यहाँ से आपको एक ऊपर के लिए एक रोड दिख रही होगी, तो ये जाती है सीधे ओंकारेश्वर मंदिर में। तो जब भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो डोली यहीं आती है इसी मंदिर में, और यहीं से जब कपाट खुलेंगे तो यहीं से डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। और सामने देखिए गुप्त काशी का कितना गजब का माहौल यहाँ से दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से गुप्त काशी काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप गुप्त काशी जाते हैं तो वहाँ से ऊखीमठ बहुत अच्छा दिखता है, और यहाँ से गुप्त काशी देखते हैं तो और भी अच्छा दिखता है। बाकी ये देखिए पहाड़ की महिलाएं घास लेके आ रही हैं। तो ये ऊखीमठ का नीचे का मार्केट है। यार जब मैं तुंगनाथ में था तो कई सारे जो बाहर के आए थे, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, एमपी से, तो कई सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया जब कोई यहाँ से वीडियो बनाता है तो कई लोग ये पूछते हैं, वो ओनली यही बताते हैं कि रास्ता यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि यहाँ से किराया कितना लगता है, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, देहरादून से,
तो वो चीज़ उनको कंफर्म नहीं होती है। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप तुंगनाथ आना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार से हिमगिरी बस निकलती है वहाँ से, तो लगभग हरिद्वार से वो ऊखीमठ के लिए निकलती है, तो लगभग किराया लगभग 3 या 400 के आसपास होगा। तो आप अगर तुंगनाथ तक जाना चाहते हैं तो खाली किराया आपका लगभग 5 या 600 तक में पूरा आपका फाइनल हो जाएगा यहाँ तक ओनली पहुँचने का। तो आप लोग आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ आने के लिए आपको इतना किराया चाहिए। तो कुछ ऐसा सीन है, तो उन लोगों का सभी का मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि इतना खर्चे में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और केदारनाथ भी जाना है तो केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड तक आपको बस मिल जाएगी। देहरादून से भी बस निकलती है और हरिद्वार से भी बस निकलती है, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। तो वहाँ का किराया लगभग 700 या 800 तक आपका जाना तक हो जाएगा खर्चा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बाकी ये देखिए आजकल अब गेहूँ भी पकने वाले हैं और जल्द इनकी फसल कटिंग शुरू हो जाएगी। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गया हूं कुंड में। तो ये वाली रोड सामने आपको दिख रही है, ये केदारनाथ के लिए निकलती है और मुझे इसी रोड पे आगे निकलना है। तो केदारनाथ लगभग यहाँ से 50 या 60 किलोमीटर पड़ता है। रोड की कंडीशन इतनी बुरी है ना, क्या बताऊँ। गाड़ी वाले की धूल ही धूल उड़ा रहे हैं, बाइक वालों के बुरे हालत हो रहे हैं यार, दिक्कत है बहुत ज़्यादा। इस साइड में बाईपास बन रहा है ना, तो बाद में जब फ्यूचर में जब यहाँ की रोड बनेगी तो ये बाईपास यहाँ से ऊपर के लिए जाएगा, तब आपको गुबदका से निकलना होगा यहाँ से, और ये नीचे की रोड बंद हो जाएगी कुंड से आगे वाली। सफ़र यहीं तक है। तो मैं सफ़र में बढ़ते हुए मैं पहुँच गया हूँ बांसवाड़ा में। तो मुझे यहीं से नीचे जाना है। बाकी आगे के लिए जो रोड निकलती है ये सीधे निकलती है रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश, और मेरा गांव इसी रोड पे पड़ता है, तो मुझे यहीं से जाना है। ये है बांसवाड़ा का पुल। मैं भी घर में पहुंच गया हूँ। बाकी ये देखिए गेहूं की फसल कितनी प्यारी हो रखी है यहाँ पे। और लगभग शायद अप्रैल या मई फर्स्ट में ये फसल पूरी लोग काट देंगे। उसके बाद फिर यहाँ धान बोएंगे। तो कुछ ऐसा सीन है।